जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट 3। इसमें हम लोग आगे आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करता है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन करता है ये हम लोगों को बताना है। तो जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है यही क्या करता है कि स्वरोजगारों के अवसर का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 28 अगस्त 2014 में लागू की गई थी और इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेश। क्या था? वित्तीय समावेश था। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या थी? इसको जो था 1999 में लागू किया गया था और ये ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल के लिए आर्थिक अनुदान था। क्या था? आर्थिक अनुदान। बीपीएल के लिए क्या था? आर्थिक अनुदान था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? विकल्प ए सही है। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं। तो किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, जो ई कृष्णा अय्यर हैं ये किससे संबंधित हैं? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? भारतनाट्यम से संबंधित हैं। ई कृष्णा अय्यर जो है भारतनाट्यम से संबंधित हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कथक की। इसकी कथक की। तो कथक से कौन संबंधित हैं? तो सितारा देवी और कौन है? बिरजू महाराज हैं। कौन है? बिरजू महाराज हैं। किससे संबंधित हैं? ओडिसी की बात कर लेते हैं। तो ओडिसी से कौन संबंधित हैं? तो किरण सहगल हैं और कालीचरण पटनायक हैं। कौन कौन है? किरण सहगल और हैं कालीचरण पटनायक। कालीचरण पटनायक, किरण सहगल और कालीचरण पटनायक। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं। तो कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है? तो देखिए, कुचिपुड़ी से यामिनी रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री दो लोग हैं। कौन कौन है? यामिनी रेड्डी हैं और कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से। और ये जो हैं
ई कृष्णा अय्यर, ये किससे संबंधित है? तो भारत नाट्यम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 3। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? जो सरकार द्वारा पूर्व घोषित मूल्य है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे क्या कहा जाता है? एमएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएसपी कहते हैं। इसका जो अनुमोदन करता है, ये अनुमोदन कौन करता है? तो सीएसीपी करता है। सीएसीपी, इसी को कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसी को क्या कहते हैं? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या कहा जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। कौन? एमएसपी। एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? एमएसपी जारी किया जाता है। यहां से इसको अलग कर देते हैं। क्या होता है? एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है और ये रबी की फसल के पहले और खरीफ की फसल के पहले लिया जाता है। क्या कब 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 जारी किया जाता है? रबी की फसल के पहले और खरीफ की फसल के पहले। और कब? खरीफ की फसल के पहले। ठीक है। और एमएसपी जो है, एमएसपी के बारे में यहां देख लेते हैं कि ये जो है 22 कृषि फसलों पे लागू किया जाता है। कितने पे? 22। एक मिनट, ये जो है 22 कृषि फसलों पे लागू किया जाता है। और ये जो है एमएसपी गन्ने पे नहीं लिया जाता है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि गन्ना के लिए एमएसपी नहीं है। क्या है? गन्ना के लिए एमएसपी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? गन्ना के लिए एमएसपी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है या लिखी? तो किसने लिखी है? गीता सहगल ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, प्रेमचंद्र ने या यशपाल ने? ये हम लोगों को बताना है कि किसने लिखा है। क्या? मानसरोवर को। ठीक है, तो मानसरोवर किसने लिखा है? तो हम लोग जानते हैं कि मानसरोवर को जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का होगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2023
में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है ये हम लोगों को बताना है। जुलाई 2023 में। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। और ये इसमें से जो है 2019 में यूनेस्को से अलग हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका जो है 2019 में किससे अलग हो गया था? यूनेस्को से। यूनेस्को से अलग हो गया था। तो उसने क्या किया है? 2023 जुलाई 2023 में फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होने की घोषणा की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि प्रमुख लिग्नाइट भंडार नेवली में है जो खाली स्थान मतलब किस राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रमुख लिग्नाइट भंडार जो है वो नेवली में है, लेकिन वो किस राज्य में स्थित है ये हम लोगों को बताना है। ये कहाँ स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और जो है ये लिग्नाइट कोयला विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। शंकरदेव उत्तर प्रदेश, नामदेव पंजाब, तुकाराम महाराष्ट्र या चैतन्य बंगाल। तो कौन सुमेलित नहीं है तो इसके बारे में हम लोगों को बताना है। जो चैतन्य थे वो बंगाल से थे, सही है। तुकाराम महाराष्ट्र से थे, ये भी सही है। नामदेव पंजाब से थे, ये भी सही है। लेकिन शंकरदेव जो थे वो उत्तर प्रदेश से नहीं थे। ये कहां से थे? इनका जो कार्य क्षेत्र था ये कहां था? असम में था। असम में क्या था? इनका कार्य क्षेत्र था। कहां था? असम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए खाली स्थान मतलब कौन सी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं माझी वसुंधरा अभियान के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, महाराष्ट्र के साथ जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, और कुछ इसमें चर्चा करने लायक नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे अधिक मतलब जिसमें आच्छादन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है जिसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो कौन है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में से
कौन मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में प्रतिष्ठित डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार है? मृणाल ठाकुर, कियारा आडवाणी या शोभिता धूलिपाला या आलिया भट्ट? तो कौन है? तो ये हैं मृणाल ठाकुर। कौन है? मृणाल ठाकुर हैं, जिनको डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ताबो मठ की स्थापना महान विद्वान रिनचेन जंगपी ने किस राज्य में स्थित उन्नत शिक्षा एवं शिक्षा संस्थान के रूप में की थी? ताबो मठ है, कौन सी मठ है? ताबो मठ। ताबो मठ की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 996 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो ताबो मठ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 996 ईस्वी में, 996। ठीक, 996 ईस्वी में हुई थी। और वो महान विद्वान कौन थे? रिचेन जंगपी थे। तो ये बताना है कि किस राज्य में थी। ठीक है, तो ताबो मठ का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख की बात कर लेते हैं तो लद्दाख में जो है दिस्कित मठ है। कौन सी मठ है? दिस्कित मठ। ये कहाँ है? लद्दाख में है। और हिमाचल प्रदेश में जो है ताबो मठ है। अभी हम लोग यही प्रश्न पढ़े हैं। कौन सा मठ है? ताबो मठ। और सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम में कौन सी मठ है? तो रलांग मठ है। कौन सी है? रलांग मठ। रलांग मठ जो है कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 12। दिया हुआ खाली स्थान है कि उत्तर पूर्व भारत में स्थित असम का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका अर्थ है शरीर का नृत्य। उत्तर पूर्व भारत में स्थित असम का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका अर्थ है शरीर का नृत्य। तो छाऊ है, मोहिनी अट्टम है, सचिया नृत्य या कुचिपुड़ी है? तो इसमें से कौन है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, जो सचिया नृत्य है, सचिया नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। सचिया नृत्य जो है ये असम का नृत्य है और इसी का अर्थ होता है कि शरीर का नृत्य। किसका नृत्य? शरीर का नृत्य। और आ जाते हैं छऊ पे। तो छऊ जो है, छऊ कहाँ का नृत्य है? तो झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का नृत्य है। और झारखंड में इसको जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। किसको? छऊ को। छऊ कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। और सचिया नृत्य हम लोग देख ही लिए हैं, कहाँ का है? तो असम का है। कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ नृत्य देख लेते हैं। ठीक है, कुछ राज्य और नृत्य।
देखिए जो है कि कथक, कथक कहाँ का है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है। अब सचिया, सचिया तो हम लोग देख ही लिए, सचिया जो है असम का है। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है, मणिपुर का है। और ओडिसी, उड़ीसा का है। ओडिसी जो है कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ठीक है। छऊ झारखंड का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम छूटा ना। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये जो है केरल का है। ठीक है। तो कुछ राज्य थे जिनको हमने यहाँ विकल्पों के माध्यम से लिखा और यहाँ पे कुछ अलग से लिख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टोडरमल, टोडरमल द्वारा जबती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के राजस्व और वित्त मंत्री थे? तो किस मुगल सम्राट के थे? अकबर, शाहजहां, हुमायूं और या औरंगजेब। तो वो किसके जो थे राजस्व और वित्त मंत्री? अकबर के थे। अकबर जो था, अकबर तीसरा मुगल बादशाह या मुगल सम्राट था। तीसरा मुगल सम्राट था। ये था 1556 से 1605 या 1606। 1656 से 1605 या 1606 कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये बताना है। तो किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, तो इनको जो है 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको और पुरस्कार मिले थे जिस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एक पुरस्कार इनको मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला था। ये कब मिला था? तो ये मिला था 1967 में। कब मिला था? 1967 में मिला था। दूसरा, इनको पद्म विभूषण भी मिला था। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो इनको मिला था वो 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में मिला था। और इनको जो है 1967 में ही, 1967 में ही इनको
पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला था? कौन सा? ग्रैमी। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। इनको जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला था। कब? 1967 ईस्वी में। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो मिला था 1999 में मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 15 कि श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा या पेन्ना नदी या पेरियार भी कह सकते हैं, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। तुंगभद्रा नदी की बात कर लेते हैं तो तुंगभद्रा नदी पर जो है तुंगभद्रा परियोजना है। कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पे। और गोदावरी नदी पर जो है वो घोलावर परियोजना है। कौन है? घोलावर परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है? कौन राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो शामिल नहीं होता है बेरोजगारी भत्ता। किसमें शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय आय की बात कर लें, यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है यह जो है गणना NSO के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? NSO के द्वारा। इसी को कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 23 मई से की गई थी। कब से? 23 मई 2019 से 2019 से की गई थी। और इसी का कहाँ चला गया? NSO का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? तो अभी इसका नाम कर दिया गया CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या हो गया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया। किसके स्थान पर? CSO के स्थान पर। और जो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां 3 प्रकार से होती है। तो इसकी विधियां लिख लेते हैं कितने प्रकार से होती हैं। तो 3 प्रकार से होती हैं, जिसमें नंबर 1 है उत्पादन विधि। दूसरा है आय विधि। तीसरा है व्यय विधि। इन 3 विधियों से क्या होती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए
वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? MS धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या अनिल कुंबले। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका अंग में से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करता है? यानी कोशिका अंग में कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करता है? तारककाय, नाभिक, कोशिका द्रव्य या गाल्जिकाय। तो ये कौन करता है? तो यह जो है नाभिक करता है। कौन करता है? नाभिक करता है। यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आज का कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो क्या लिया गया है इंग्लैंड से? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। क्या इंग्लैंड से ली गई है? संघीय प्रणाली जो है कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से। मूल अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायपालिका जो है यूएसए से ली गई है। तो इसमें क्या सही हुआ? विकल्प ए हम लोगों का सही है कि संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सा या भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी आयरिश संविधान से कौन सा लिया गया है? ये हम लोगों को अनुप्रेरित, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे होगा कि कौन सा नहीं है। अनुप्रेरित नहीं है। ठीक है, अनुप्रेरित नहीं है। नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो कौन प्रेरित नहीं है ये बताना है। तो नीति निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व जो है वहीं से लिए गए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरिश संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया वहीं से ली गई है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो कहां से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। कहां से? सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। यानी कि विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत से जो कुछ प्रश्न लिए गए हैं उनके बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं। संविधान के स्रोत से पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यह कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या
आयरलैंड से। तो किससे रखती है? तो जो संघीय व्यवस्था है यह जो है कनाडा से सबसे ज्यादा क्या रखती है? समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया गया। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और जो है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से संघीय व्यवस्था। अमेरिका से बात कर लेते हैं। तो अमेरिका से जो है क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है लिए गए हैं अमेरिका से। न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है अमेरिका से। महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायपालिका, दल बदल कानून, ये सभी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनराविलोकन, महाभियोग और सर्वोच्च न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका कहां से लिया गया है? अमेरिका से। दल बदल कानून कहां से लिया गया? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। चलिए आइए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहां से ली गई है? अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं। कहां से ली गई है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है? यानी शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया? अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से या पूर्व सोवियत संघ से? तो कहां से लिया गया है? तो यह जो है कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो जो मौलिक कर्तव्य है, यह मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? तो कहां से प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसके बारे में दिया गया, इसके बारे में दिया गया, इसके बारे में देखिए
तो आयरलैंड से जो है डीपीएसपी लिया गया, नीति निर्देशक तत्व। और क्या लिया गया है, और आगे हम लोग क्वेश्चन में चर्चा करते रहेंगे। और इसको देख लेते हैं कि डीपीएसपी जो कहाँ पाया जाता है, तो ये भाग 4 में मिलता है, संविधान के भाग 4 में। और जो इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद कहाँ है, 36 से 51 के मध्य है। कौन कौन है, 36 से 51 के मध्य क्या पाया जाता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनराविलोकन, अभी हम लोगों ने पीछे प्रश्न में पढ़ा है, के विचार को ग्रहण किया है। तो कहां से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड या अमेरिका से। तो कहां से ग्रहण किया है, तो इसको जो है अमेरिका से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है, अमेरिका से किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है, यानी कानून के समान संरक्षण जो है ये एक सेंटेंस है, कहां से लिया गया, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। तो कहां से लिया गया है, तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ पे खाली स्थान है के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से, कनाडा से, पूर्वी सोवियत संघ से। तो कहाँ लिया गया है, जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से क्या लिया गया है, आपात संबंधी उपबंध लिया गया है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्या ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। और संविधान संशोधन जो है किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल है 368। कौन सा आर्टिकल है, 368 है। और इसका जो भाग है, संविधान का भाग 20 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर फ्रांस से। तो कहां से लिया गया है, तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड का ऑप्शन हमने पीछे छोड़ा था इसीलिए कि आगे इस पे हमने प्रश्न रखा हुआ है। ठीक है, तो आयरलैंड से लिया गया है। क्या लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं उन्हें, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, संविधान से मतलब क्या नामांकन, सदस्यों का नामांकन जो है कितने सदस्यों का होता है, तो 12 सदस्य जो है मनोनयन होता है इनका। क्या होता है, नामांकन का नियम या मनोनयन का नियम जो है, कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो कुल मिला जुला के 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से? तो यह जो है कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, यानी कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से? तो ये जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। ठीक है, जय हिंद।